हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जो परीक्षा में पूछे जाने वाले बार बार प्रश्न है √2, √3, √5, √7, इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीक़ा से साबित करेंगे कि यह सारे अपरिमेय संख्याएँ होती है। आखिर वह कैसे होती हैं, इसको साबित कैसे करते हैं। हम आपको इसको साबित करने के लिए दो तरीके बताएंगे। आपको जो अच्छा लगे, जो बेहतर लगे, जो ज़्यादा समझ में आए, उस मेथड से आप इनको साबित कर सकते हैं और परीक्षा में आपको इस तरह से पूरा मार्क्स मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ के √2, √3, √5, √7, इसमें से किसी एक को यदि आप साबित कर लेते हैं तो उसी तौर पर नेक्स्ट वाला भी सभी साबित होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें साबित करने के लिए देखेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मान लेंगे, अब वास्तव में तो होता है अपरिमेय ही होता है, लेकिन इसके विपरीत हम मानेंगे कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब परिमेय मान लेंगे तो √3 बराबर p/q। अब हमको बताना होगा कि ये p और q क्या है। तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q दोनों क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है और q ≠ 0 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक है या सहभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है। जहाँ पी और जब आप सहभाज्य संख्या लिख दिए तो q ≠ लिखना आवश्यक नहीं है। लिखेंगे तो बेहतर है, नहीं लिखेंगे तो कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि जब सहभाज्य संख्या लिखेंगे तो यह शून्येतर पूर्णांक ही होगा, यानी कि p और q दोनों कोई ना कोई वह शून्य के छोड़कर कोई दूसरा पूर्णांक निश्चित रूप से होगा। अब यहाँ हम करेंगे क्या, इसको अब हम तिरछी गुना कर देंगे, यानी कि √3 गुना q बराबर p²। ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 q² हो जाएगा और ये p का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। रूट क्यों कट जाता है, यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए। रूट का इसका जो मान होता है 1/2 होता है। तो अगर हम √3 इसका स्क्वायर रखते हैं तो इसको काट देते हैं। आप हमेशा काटते आ रहे हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि आखिर ये कटता क्यों है। तो इसका मान यहाँ क्या बताए कि 1/2 होता है। तो हम ये 1/2 यानी कि रूट को हम ना लिख के इसका 1/2 लिखे, तो इसका मतलब है कि √3 ये 3 जो है वह √3 ही है। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 3 1/2 गुने 2, 2 से 2 कट गया। यही इसीलिए हम लोग √3 को क्या करते हैं, काट देते हैं स्क्वायर से। अब यहाँ देखिए तो √3 ये रूट कट जाएगा तो केवल हो जाएगा ये 3, लेकिन ये q का स्क्वायर 2 हो जाएगा। चूँकि स्क्वायर है तो q गुने q, और यहाँ लिख दिए हम p²। अब यहाँ 3 गुना q है तो 3 से 1 q में गुना कर दिए। 1 q को उधर भेजेंगे तो आप जानते हैं कि गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। इसको लिख लेंगे समीकरण 1। अब आप देखिए कि यहाँ लिखे हैं कि p तथा q दोनों सहभाज्य संख्या है, यानी कि
P और Q के जगह पर कोई ना कोई संख्या है, तो जब हम यहाँ Q का मान अगर वो रखते हैं तो 3 से उसमें गुना कीजिएगा तो वह एक संख्या मिलेगा, यानी कि एक पूर्णांक मिलेगा। और यहाँ हम P² Q को, यानी कि P और Q को जब वही मान को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमेशा ये जब Q से इसको भाग करेंगे तो वह दशमलव वाली संख्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि P और Q दोनों क्या है, सहआभाज्य संख्या है, यानी कि सहआभाज्य संख्या का मतलब है कि दोनों में एक के छोड़कर दूसरा कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। अर्थात ये Q से P वह जब सहआभाज्य संख्या रखेंगे तो वह कभी भी वह पूर्णांक नहीं मिलेगा, हमेशा वह भिन्न, वह जो दशमलव के रूप में ही आएगा। जैसे अगर आप यहाँ P का मान अगर 3 रख देते हैं और Q का मान कोई भी, यहाँ आप 2 रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए, कोई भी मतलब ऐसी संख्या रखिए कि ये दोनों क्या है, सहआभाज्य हो जाए, इसका स्क्वायर कीजिए तो 9/2 रखिएगा तो हमेशा ये क्या आएगा, 4.5। अगर यहाँ पे आप 5 रख देते हैं और नीचे आप क्या रख दिए, 4 रख दिए Q के जगह पर, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये 25/7, यानी कि ये भी क्या आएगा, दशमलव में आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो मान है P² Q ये हमेशा दशमलव में आता है, यानी कि यह पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है, जबकि 3 और Q एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ क्या कह रहा है कि पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या दोनों क्या है, समीकरण 1 से बराबर है। तो ये हमारा मान्यता का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो हम कह सकते हैं कि चूँकि 3Q एक पूर्णांक संख्या है, जबकि P² Q एक भिन्न संख्या है। क्या है, भिन्न संख्या है, वह एक भिन्न संख्या है। तो इसलिए पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, कहाँ से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो आप बताइए, पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या वो कैसी भिन्न संख्या, जिसमें अंश और हर क्या हो, वह दोनों सहभाज्य संख्या हो। तो ये कभी भी संभव नहीं है कि ये दोनों एक ही चीज़ आ जाए, यानी कि उस भिन्न से कभी भी पूर्णांक नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ का क्या कर रहा है कि वह आ सकता है, अर्थात दोनों क्या है, एक ही है। जो संभव नहीं है, तो संभव नहीं है, इसलिए अब हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए अब गलत क्यों हुआ, क्योंकि हम जो ये हमारी कल्पना थी वही क्या है, गलत है। तो गलत जब यहाँ हमारा मान्यता गलत हो गया, तो यानी कि जो हम माने हैं वह क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए जो माने हैं उसके विपरीत वह सही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड हो गया और बहुत ही इजी भी है। आप इस मेथड से भी यदि इसको साबित कर देते हैं तो आपका पूरा मार्क्स आपको एकदम मिलना है। आपको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √2 भी हो सकता है, √5, √7 कोई भी हो सकता है। इसलिए √3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है। जब सहभाज्य संख्या, अब यहाँ तिरछे हम गुना कर दिए, उसके बाद दोनों तरफ वर्ग किए, वर्ग करने के बाद √3 से रूट खत्म हो गया, 3 Q गुना Q हो गया, एक Q 3 से के साथ एक Q रह गया, एक Q को इधर भेज दिया गया, P² Q हो गया। यहाँ 3 और Q एक पूर्णांक संख्या हो गया, क्योंकि Q का मान आप कुछ भी रखिएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो एक पूर्णांक संख्या मिलेगा। जबकि यह P² Q जो है एक भिन्न संख्या है, और P और Q कैसा भिन्न है, तो दोनों सहभाज्य संख्या। जब सहभाज्य संख्या का भिन्न होता है तो वह हमेशा दशमलव में उसका मान आता है। इसलिए पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या जो समीकरण कर रहा है ये संभव नहीं आता, हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √3 एक क्या है,
अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आप √3, √2, √5, √7 सबको साबित कर सकते हैं। और ये एक मेथड ये हो गया। अब दूसरा मेथड हम देखते हैं, जो कि आप अधिकांश जगह जहाँ भी पढ़ते हैं उसी मेथड से आपको बताया गया होगा, या आपका बुक में भी वही दिया हुआ है। हालांकि वो थोड़ा सा लॉन्ग है, फिर भी हम उसको देखते हैं। वह भी आसान है, समझने के बाद कुछ भी लॉन्ग नहीं लगता है, सब का सब इजी हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए, यहीं पे मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे साबित कर देता हूँ। ये एक विधि हो गया, और दूसरे विधि से मैं यहाँ इसी को साबित करने जा रहा हूँ। उसी तरह लिखेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब मान लिए, तो इसलिए √3 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ P तथा Q दोनों सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि दोनों को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाएगा तो एक के छोड़ के दूसरा कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, जैसे कि उसके साथ किए थे। √3Q बराबर P। ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे उसी तरह, सेम टू सेम, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो √3Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो आप जानते हैं कि वहाँ हमारा यहाँ रूट खत्म हो गया 3, और ये Q गुने Q हो गया बराबर P स्क्वायर, यानी कि ये 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। यहाँ हम समीकरण 1 इसको मान सकते हैं। आप यहाँ एक लाइन और बढ़ सकते हैं, ये अगर Q स्क्वायर हम रखें तो P स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बुक में एक परिमेय दिया हुआ है, परिमेय जो है परिमेय 1.3 है। वह कहता है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूरा विभाजित करती है, तो वह अभाज्य संख्या जो है उस संख्या को भी विभाजित करेगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई अभाज्य संख्या बराबर क्या है, P है, तथा कोई पूर्णांक बराबर A है, तो इसका हम स्क्वायर कर दें, यानी कि किसी पूर्णांक के स्क्वायर। और पूर्णांक क्या है, तो धनात्मक। जब स्क्वायर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक है कि वह धनात्मक हो जाएगा। ठीक है। तो यदि यह जो है A स्क्वायर जो है P से क्या होता हो, विभाजित होता हो, तो वह P जो है A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। आपको हमेशा हमें जो भी पढ़ाया होगा तो कह दिया होगा कि 3P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3P को भी विभाजित करेगा। कैसे विभाजित करेगा ये किसी ने शायद आपको नहीं बताया होगा। तो आज आप ये जान गए कि यहाँ जो नीचे वह क्या है, वह हमेशा एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। और जब अभाज्य संख्या होगा और ये ऊपर वाले को विभाजित करेगा, इसके स्क्वायर वाले को, तो वह बिना स्क्वायर का जब रहेगा तो उसको भी वह विभाजित करेगा। जैसे एग्जाम्पल पर आप कोई भी जैसे यहाँ पर आप 5 रख लीजिए। ठीक है। और इसको भाग लगने वाला कोई ऊपर पूर्णांक रख दीजिए, तो 5 से ऊपर क्या कौन सा भाग लगेगा, तो 5 का जो गुणज होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, वही ना होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ 10 है, तो ये 10 के स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो बताइए वह 10 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा निश्चित रूप से। अगर 15 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह 15 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ पर अगर आप 7 रख देते हैं तो ऊपर A स्क्वायर का जहाँ पर ऐसा आपको पूर्णांक रखना होगा जो 7, जिसका स्क्वायर 7 से कटने वाला हो, तो आप 49 रख लीजिए। या आप वहाँ पे क्या रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। ठीक है। या आप
और 7 के गुणज में से कोई भी संख्या रख सकते हैं, तो वह जो है उसको विभाजित जब करेगा उसके वर्ग को, तो स्वयं यानी कि अगर 14 का स्क्वायर आप रख देते हैं और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 7 रख दिए और यहाँ 14 के स्क्वायर को ये विभाजित करता है, तो वह 14 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यही है पद में 1.3। इसी बेस पर हम लोग कहते हैं कि यहाँ 3p² को विभाजित करता है, तो 3 जो है वह p को भी विभाजित करेगा। यदि वह p² को विभाजित करता है तो वह किसको विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम मानेंगे कि माना कि p² बराबर, चूँकि √3 मान रहे हैं, √3 है, तो हम 3m 3n 3r जो कुछ भी मान 3 मानना है, इसके साथ आप कोई भी यहाँ चर संख्या राशि रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप p² बराबर 3m, तो यहाँ पर अब रखिए, इसलिए यहाँ आप कह सकते हैं कोई पूर्णांक यानी कि m कोई पूर्णांक है, इसलिए 3q² बराबर p² का जब हम क्या रखेंगे 3m का स्क्वायर, तो जब हम 3q² रखेंगे तो ये 3 3 का 9, ये हो गया m²। तो अब आप बताइए 3 उधर जाएगा तो हमारा q² ये 9m² बट्टा क्या हो जाएगा 3, अब 3 एकम 3 और 3 3 का 9, यानी कि ये q² बराबर हो गया क्या, 3 ऊपर 3 आया है 3m²। समीकरण 2, इसको हम समीकरण 2 में अब एक लाइन अगर आप और बढ़ सकते हैं कि अगर सिर्फ m रखें m, तो बताइए 3 इधर क्या करेगा आके, बताइए इसको विभाजित करेगा। तो इसी नियम से जैसे इसको लिखे थे कि 3q² को विभाजित करता है, तो वह इस पद में 1.3 के हिसाब से वह 3 जो है वह q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यही बात यहाँ पर भी आपको लिखना है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को बिल्कुल ये भी बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि चूँकि 3q² को विभाजित करता है, 3 किसको, q² को विभाजित करता है। तो बताइए पद में 1.3 के हिसाब से क्या होगा, इसलिए 3 जो है वह q को भी विभाजित करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो अब बताइए 3 जो है वह यहाँ हमारा ये p है और q है, तो अगर 3 के पहाड़ा से ये p भी कटता हो और q भी कटता हो, तो इसका मतलब है कि p और q को गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंडों में 3 जरूर आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं हम कि यहाँ 3 के पहाड़ा से कौन कटेगा, तो जैसे मान लीजिए कि 12 है और यहाँ आप मान लीजिए कि 9 है, तो 3 किससे अगर ये कटता है तो 3 3 का 9 और 3 चौका 12, तो इसका मतलब है कि ये 12 में जैसे 2 दूनी 4 तिहाई 12 और ये 3 3 का 9, तो बताइए 3 दोनों का भाज्य गुणनखंडों में क्या आ गया, 3 आ गया। जबकि आप यहाँ माने हैं कि p और q दोनों सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य का मतलब है कि p और q के अभाज्य गुणनखंडों में एक के छोड़ के कुछ भी दूसरा नहीं आएगा, यानी कि इसका HCF जो है इसके अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या आ गया है 3 आ गया है। तो आपका मान्यता बताइए, जब यहाँ उसके हिसाब से वहाँ निश्चित है 1 है लेकिन यहाँ आ रहा है 3, तो मान्यता क्या हुआ, गलत हुआ। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अतः P तथा Q में एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त
3 एक अन्य उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो बताइए ये अब ये जब ये एक एक था इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ साबित हो गया है कि एक के छोड़ के एक और है इसमें 3। तो बताइए आप जो माने थे वो मान्यता सही है। तो ये 3 है जो हमारे जो इस बात का विरोधाभास करता है कि एक के छोड़ के इसमें कोई अन्य गुणनखंड हो सकता है। तो हम कह सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत हुई, गलत हुई, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको दोनों मेथड से हम √3 को अपरिमेय साबित करके समझा दिए, दिखा दिए। आपको जो बेहतर लगता है, हमको जहाँ तक अनुमान है कि आप इसी मेथड से ही अधिकांशतः छात्र पढ़े होंगे। आप जो है बार बार इसको प्रैक्टिस के तौर पर याद कर लिए होंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर आपका कंसेप्ट शायद नहीं बना होगा। लेकिन आज के बाद से या इसका भी कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो गया है कि ये p² को विभाजित करता है तो p को क्यों विभाजित करेगा, और क्यों p² को करता है तो वह क्यों को कैसे करता है। 1/3 क्या होता है इसको भी हमने बता दिया। तो हम आप दोनों तरीक़ा से आपको जो अच्छा लगता है आप इसको साबित कर सकते हैं। परीक्षा में आपको 100% फुल मार्क्स मिलेगा। इससे करते हैं तब भी मिलेगा, इससे करते हैं। किसी बच्चे का मन में डाउट होता है कि सर ये शॉर्टकट ये छोटा तो नहीं है, तो छोटा बड़ा सा कुछ नहीं होता। इतना भी छोटा नहीं है कि ये आपको भरपूर मार्क्स ना दिला दे, आपके मार्क्स के लिए ये भी पर्याप्त है। इसलिए आपको जो बेहतर लगता है उस हिसाब से आप इस तरह के प्रश्नों को साबित कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 है उसको 100% कवर कर लेंगे। जिन छात्रों को इनमें किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन में भी आप आने पर आप अपने समस्या को 100% सॉल्व करा सकते हैं। तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।